हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। आज से हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके अंदर हमने बहुत सारी डिटेल में चीजें समझी थी। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल में हमने समझा था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उधर देखा था हमने इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड, हमने ये सारी चीजें सीखी थी। देर आफ्टर हमने देखा था हम बिजनेस करते क्यों हैं और बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और रिस्क होने के कारण भी हमने बहुत डिटेल में समझे थे। मतलब पहले चैप्टर में वो बेस क्रिएट किया कि हाँ, बिजनेस के प्रति हल्का सा इंटरेस्ट लेकर आया। लेकिन ये जो चैप्टर है वो उससे एक नेक्स्ट लेवल पे चैप्टर हमको लेकर जा रहा है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर है, और लेंदी चैप्टर इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हर एक टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपने देखे हैं, जो आपने सुने हैं, वो सारे इसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप पर गए हो, किसी जनरल मर्चेंट स्टोर पर गए हो जहां पर एक ही अंकल हमेशा मिलते हैं, उस स्टोर की भी यहाँ पर बात हो रही है। आप किसी पापा के संग किसी क्लाइंट के सीए के ऑफिस में गए हो, किसी वकील के ऑफिस में गए हो, तो उसकी भी यहाँ पर बात हुई है। आप किसी बड़ी कंपनी में गए हो, बैंकिंग में गए हो, उसकी भी बात हो रही है। आपने बड़ी कंपनियों के नाम सुने, शेयर मार्केट का नाम सुना है, और इस कंपनी के शेयर हैं कुछ ऐसा, अगर आपने हल्का फुल्का ऐसा कुछ सुना है तो वो भी इसके अंदर बात हो रही है। तो मतलब ये कहा जा सकता है इस चैप्टर के अंदर आज तक जितने भी तरीके के बिजनेसेस चल रहे हैं वो इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा। या तो ये होगा, या ये होगा, ये होगा, या ये होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आपने अमूल का नाम सुना होगा, तो अमूल की भी बात इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करी जाएगी। तो मैं इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बीइंग अ बिजनेसमैन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वो क्या, किस तरीके के बिजनेस हमको करने चाहिए, किस में करने में आपको ज्यादा फायदा होगा, किसको करने में आपको ज्यादा नुकसान होगा। आपको बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आपको छोटा काम करना है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, अगर आपका सपना है कि अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के संग बिजनेस करूंगा तो भी आपको किस चीज बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो मजाक बन जाएगा हमारे लिए। जब हम कोई चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम तो हमारे लिए बच्चों की बात हो जाती है। तो करते हैं चैप्टर नंबर 2 की हम शुरुआत। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है बच्चों हमारे पास क्या है, बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले बच्चों जूम कर रहा हूं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों, वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जरा पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब कुछ के नाम हमने सुने हुए लग रहे हैं, हमने सर कंपनी का नाम सुना है, बट ये जॉइंट स्टॉक क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। सब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम शायद ही सुना हो, पार्टनरशिप तो सुना है, दोस्तों के संग पार्टनरशिप करने के प्रोग्राम बनाया तो पार्टनरशिप तो वर्ड सुना होगा। सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये सर एसएसटी में कहीं सा पढ़ा हुआ लग रहा है, बट याद नहीं, कोई बात नहीं। और सोल प्रोप्राइटरशिप हाँ सर सुना हुआ सा लग रहा है। मतलब आपने इसमें काफी सारी चीजें सुनी हुई भी लग रही होंगी और काफी सारी चीज आपके लिए नई भी है, तो हम हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। ध्यान रखना, कोई भी आपको बिजनेस करना होगा ना तो आपको इन पांचों में से कोई चीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, तभी आप अच्छे से आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। तो डिस्कस करें एक एक करके, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, फिर हम बात करेंगे हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की, इसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे, देन पार्टनरशिप, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? देखो ये दो वर्ड है, एक होता हमारा सोल और एक होता है प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, दो वर्ड है। सोल का मतलब होता है वन या ओनली। आई रिपीट व्हाट, सोल का मतलब होता है ओनली या फिर वन, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है। ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक मालिक है, सिर्फ और सिर्फ एक मालिक है, उसी का बिजनेस है, उसको बेटा उस फॉर्मेट के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बच्चों ओनर। आपने कोई अपने बोर्ड देखा है आसपास के ऊपर लिखा होता है प्रॉप, POROP डॉट, और उसके आगे नाम लिखा हो, तो प्रॉप का मतलब यहां पर होता है प्रोप्राइटर, कि इस शॉप के ओनर का नाम क्या है। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस
जो ओन, जो मैनेज, कंट्रोल, रेगुलेट कौन करता है? सिर्फ एक ही पर्सन करता है। उस चीज को हम बोलते हैं बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपके पापा का अकेले बिजनेस में बैठते हैं तो आपके पापा का जो काम है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है। ये आपको चीज समझ में आ गया? अगर आपके भैया की कोई शॉप है और उसमें वो अकेले बैठते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, एम्प्लॉयज का नहीं बात हो रही यहाँ पर, मालिक वो अकेले हैं, तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों? वो कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं बच्चों? वो सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। एक बार जरा हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों, सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल का मतलब होता है एक इंसान के द्वारा कंट्रोल, मैनेज और ओन किया जाता है। हु इज रिसिपिएंट, मतलब जिसको क्या मिलेगा? सारा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जिसको सारा प्रॉफिट, एक ही सिंगल ओनर है तो प्रॉफिट जो होगा सारा का सारा किसका होगा? उसी ओनर का होगा। एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, मतलब जो सारे रिस्क होंगे, सारे नुकसान उठाने वाले रिस्क या प्रॉफिट होने वाले रिस्क, सबको रिस्क को कौन उठाएगा? वो सिंगल पर्सन ही उठाएगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है? अगर आपके पापा बिजनेस में सिंगल ओनर हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उनका, जो भी नुकसान होगा वो उनका, जो भी रिस्क होंगे वो सारे ही उनके होंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन, मैनेज एंड कंट्रोल, ओएमसी, ठीक है, ओएमसी, नॉट ओएमजी, ओएमसी, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल कौन करेगा? एक इंडिविजुअल करेगा और वही सारा प्रॉफिट लेके जाएगा, वही सारे रिस्क को उठाएगा। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, इट इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर स्टार्ट करो, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा फिर हम आगे बात करते जाएंगे कि हम अपने बिजनेस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। और दूसरा ये यहाँ पर पर्सनलाइज सर्विसेज दी जाती है। मतलब पर्सनलाइज सर्विस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ओनर खुद आपके सामने खड़े होकर आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जनरल मर्चेंट स्टोर पे जाते हो तो ओनर आपको खुद सामान देता है। आप किसी हेयर कटिंग सैलून में जाते हो तो आपके बाल वो खुद काटता है। आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो वो जो मैम होती है वो आपका जो ट्रीटमेंट होता है, आपके जो भी होता है वो सारी चीजें वो खुद करती हैं। तो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज सर्विसेज मिलती हैं, यहाँ पे आपको खुद को सर्विस मिलती है, 1 to 1 यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। पर्सनलाइज सर्विस का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे 4 जने हैं तो चारों को अलग अलग पर्सनली ट्रीट किया जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है और यहाँ पे आपको पर्सनलाइज सर्विसेज मिलती है। ओके, अब बात करते हैं कैसे पता लगता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? बहुत ही इजी है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो सबसे इजी और सबसे सिंपल क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो अगर आपको कोई दुकान खोलनी है तो आपको ज्यादातर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने खुद डिसीजन ले लिया, आपने दुकान किराए पे ले ली तो आपने दुकान खरीद ले ली, खुद ही चालू हो गए। मतलब ये कह सकते कोई भी कानून आपको रोकता या टोकता नहीं है, ठीक है। अलग से कोई भी कानून आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपका मन आएगा काम चालू कर दो, आपका मन आएगा आप काम बंद कर दोगे। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है अनलेस आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़े लेवल पर है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पर है तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी बिजनेस चालू करने के लिए भी, बिजनेस बंद करने के लिए भी। आपको ये चीज समझ में आ रही है? एक बार जरा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अलग से कोई कानून नहीं है जो आपको रेगुलेट करेगा, जो आपको बताएगा आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे काम नहीं करना है। दूसरा, हार्डली लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। मतलब मुश्किल से कोई एक दो फॉर्मेलिटी हो तो हो। हार्डली का मतलब होता है शायद ही कोई हो, ठीक है, शायद ही कोई फॉर्मेलिटी होती है। लीगल फॉर्मेलिटी कहीं पर रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ता है, बस उतनी हल्की फुल्की फॉर्मेलिटी होती है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और बिजनेस का यहाँ पर जो क्लोज होता है ना वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ, कुछ जगहों पे लाइसेंस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपको एक मेडिकल शॉप ओपन करनी है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई लिकर शॉप आपको ओपन करनी है तो भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब कुछ जगहों पे लाइसेंस की जरूरत है, बाकी कहीं पे भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और बिजनेस को आराम से हम चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो देयर इज ईज,
ध्यान रखना, आसानी से बिजनेस चालू हो सकता है, आसानी से बिजनेस बंद भी किया जा सकता है। तो पहला फीचर क्या है, आराम से हम चालू कर सकते हैं, आराम से हम बंद भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड फीचर की तरफ, और सेकंड फीचर तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। सेकंड फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी। अच्छे से लिख लो बेटा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, इस चीज को समझो। मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो आप एग्जाम्पल साथ साथ नोट करते चलना बच्चों, ठीक है। ओके, अभी तक हमने अकाउंट थोड़ी बहुत पढ़नी चालू कर दी होगी, और बच्चों हमको असेट्स और लायबिलिटीज वर्ड्स हमने सीख लिए होंगे, ठीक है ना। असेट्स का मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज है और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है हमारे पास, उसको हम असेट्स बोलते हैं। और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट हम दूसरों को ओ करते हैं उसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज। या कोई चीज समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर आपकी बिजनेस में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बच्चों? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब तो मालूम है, वो हमें किसी को पैसा देना है, लेकिन ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है सर? एक बार इसको जरा डिटेल में समझा दो। तो जरा एक बार अनलिमिटेड लायबिलिटी को हम समझते। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए के एसेट पड़े हुए हैं, ठीक है। और हुआ क्या, आपकी जो लायबिलिटीज है फॉर एग्जाम्पल वो कितने की? 11 लाख रुपए की है। मतलब देना 11 लाख है, बट आपके पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितने रुपए की है बच्चों? 10 लाख रुपए की है। तो आप क्या बोलोगे, मेरे बिजनेस के अंदर असेट्स हैं 10 लाख के, और मेरी लायबिलिटी है बच्चों कितने की? 11 लाख की। तो मैं तो सिर्फ 10 लाख देख सकता हूं। हाँ, आप तो ये बोलोगे मैं सिर्फ 10 लाख ही दे सकता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है। आप ये ले सकते हो तो ले लो, मेरे पास 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में क्या होता है कि 1 लाख रुपए ना ये आपकी प्रॉपर्टी बेचकर दिया जाएगा। जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, आपका जो घर होगा, आपकी जो जायदाद होगी, उसको बेचकर ये 1 लाख रुपए चुकाए जाएंगे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर कोई बिजनेस की लायबिलिटी है और उसको पे करने के लिए बिजनेस के असेट्स अगर कम पड़ जाते हैं, आई रिपीट, बिजनेस की कोई लायबिलिटी है और उसको पे करने के लिए बिजनेस के असेट्स अगर कम पड़ जाते हैं, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा चुकाया जा सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब ये कि अगर लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई तो आपके घर के बर्तन तक बिक सकते हैं उस लायबिलिटी को चुकाते चुकाते। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अकेले बिजनेस करते हैं और आपने कोई भारी नुकसान कर दिया, किसी को पैसे देने पड़ गए, तो घर तक बिक सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बिजनेस का पैसा है वही तो बिजनेस का पैसा, नहीं, घर तक बिक सकता है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब योर पर्सनल प्रॉपर्टी, योर पर्सनल असेट्स कैन बी यूटिलाइज टू पे ऑफ द लायबिलिटीज या ऑफ द टैक्स। मतलब जो भी आपके बिजनेस की जो लोन होंगे, जो भी लायबिलिटी होगी जो आपको किसी को पे करनी होगी, और आपके एसेट्स अगर कम पड़ जाते हैं, तो आपको 11 लाख रुपए की जगह पे 10 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 1 लाख रुपए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा निकाला जाएगा, फिर उसको यूटिलाइज किया जाएगा इन व्हाट? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये आपको चीज समझ आ गई? तो इसलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब आपके पर्सनल असेट्स तक बिक सकते हैं, घर की जायदाद तक बिक सकती है। ध्यान रखना, घर की आपकी जायदाद होनी चाहिए, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की, आपके भाई की, आपकी बहन की नहीं। सिर्फ जो आपके नाम पर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ना बच्चों, वही बेची जा सकती है। आपकी बीवी के नाम की, आपकी मम्मी के नाम की, आपके पापा के नाम की, आपके बच्चों के नाम की, आपके भाई बहन के नाम की प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। वही पर्सनल प्रॉपर्टी जो आपकी होगी सिर्फ वही बेची जा सकती है। ये आपको चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। अब वापस आते हैं बच्चों टॉपिक की तरफ, एक सेकेंड, या तो समझ में आ गया? तो देखो, सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस बच्चों वर्ड को अच्छे से याद करना, अनलिमिटेड लायबिलिटी पर रीड कर लेते हैं। दिस इंप्लाइड दैट ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट इन केस assets of the business are not sufficient to meet its all the debts। मतलब क्या, अगर बिजनेस के assets sufficient नहीं है सारी लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो। पर्सनली मतलब आपके पर्सनल असेट्स को भी लिया जा सकता है। एज सच द ओनर पर्सनल पोजेशन सच एज हिज कार और अदर्स कैट कुड बी सोल्ड फॉर रीपेइंग द डेट। मतलब आपकी जो घर की प्रॉपर्टी है, वो आपके कार्स हैं, आपकी जो भी असेट्स हैं, जो भी ज्वेलरी है, वो बेची जाएगी और आप
आपका लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारा सोल रिस्क एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। मतलब ये अगर देखो सिंगल ओनर हो यार आप बिजनेस के, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो आपका, नुकसान हुआ तो आपका, सारे रिस्क भी किसके, आपके। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो फायदा होगा तो फायदा, जो प्रॉफिट हुआ तो फायदा किसका हुआ, सिर्फ आपका हुआ। बिल्कुल सही। सोल मतलब अकेला इंसान ही सारा रिस्क बियर करेगा और अकेला इंसान ही सारा प्रॉफिट लेकर जाएगा। सिंपल। ये क्लियर हो गया। पढ़ते एक बार। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बॉर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर ही बिजनेस का रिस्क लॉस होने का झेलेगा। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल और द प्रॉफिट एंजॉय ऑल द बेनिफिट। मतलब बिजनेस अगर सक्सेस की तरफ चला गया तो सिर्फ प्रोप्राइटर ही सारे फायदे उठाएगा। मतलब नुकसान हुआ तो भी प्रोप्राइटर का, फायदा हुआ तो भी प्रोप्राइटर का। ये चीज समझ में आ गई। तो वही है, रिस्क उसने उठाया तो फायदा भी उसका और नुकसान भी उसका। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बिजनेस के ऊपर कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग पावर। अब आपका बिजनेस है तो आपका एम्प्लॉय बताएगा कि क्या करना चाहिए या आप डिसाइड करोगे क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करोगे, बिकॉज यू आर द सिंगल ओनर। तो ये आपकी जिम्मेदारी है या आपका कंट्रोल है कि आप ही इस बिजनेस से रिलेटेड सारे फैसले लोगे। आपको कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा आपके डिसीजन को लेने में। तो यू आर द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द डिसीजन ऑफ योर बिजनेस। ये चीज समझ में आ गई। तो यू हैव 100 कंट्रोल, यू हैव 100% कंट्रोल ओवर योर बिजनेस। आई होप आपको ये चीज समझ में आनी चालू हो गई होगी। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आपको किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आपके मन में जो आता है आप वो काम इसके अंदर कर सकते हो। तो एक बार रीड करेंगे। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। लाइज का मतलब होता है उसके पास होना, झूठ वाला लाइज नहीं है। लाइज मतलब जिसके पास, किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के पास है सारे डिसीजंस लेना और बिजनेस को कैसे चलाना है। ही कैन कैरी आउट इट्स प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। मतलब जैसा उसका प्लान चल रहा है वैसे वो अपनी मन मर्जी से बिजनेस को कर सकता है। बहुत बढ़िया। नो सेपरेट एंटिटी। यहां पर आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। चलो इस कंफ्यूजन को भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस कराता हूं, ठीक है। ओके, देखो अकाउंटिंग की नजर अलग है। एक सेकंड में अकाउंटिंग को सही से लिख देता हूं, वरना बच्चे कहते थे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, समझ में नहीं आया। देखो अकाउंटिंग बोलता है बिजनेस का ओनर अलग और बिजनेस अलग। बोलता ही नहीं बोलता है, बिल्कुल सही। और हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं बच्चों, बिजनेस की करते हैं। यहां तक तो क्लियर है, बिल्कुल सही। लेकिन कानून बोलता है सोल प्रोप्राइटर के केस में, यहां पर तो उसने दीवार खींच दी, मालिक अलग बिजनेस अलग। लेकिन कानून कहता है सोल प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही चीज है, ठीक है। प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही चीज है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है, सर ऐसा क्यों, कानून कुछ और कह रहा है, आपकी अकाउंटिंग कुछ और कह रही है, हम तो किसकी बात माने। देखो बच्चों, हम अकाउंटिंग के सेंस में बात करें तो हमको अकाउंट्स बनाने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स बनाने होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम बिजनेस अकाउंटिंग की करते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है सर? हाँ, ये चीज तो हमको समझ में आ गई थी, अकाउंट्स वाले सर ने हमको बहुत अच्छे से समझा दी थी कि जो बिजनेस का ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, और हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं। ये आप वाली बात आपको क्लियर है, बिल्कुल सही। लेकिन कानून की नजर में दोनों को एक इसलिए बोला जाता है, वो ये कि मान के चलो बिजनेस में कुछ घाटा हो गया, ठीक है, बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, अच्छा खासा लॉस हो गया, या बिजनेस के किसी के संग धोखाधड़ी हो गई, तो केस किस पर होगा, तो केस किस पर होगा, बिजनेस के ऊपर केस होगा या मालिक के ऊपर केस होगा। सर हम तो बिजनेस के ऊपर केस करेंगे, ठीक है। और बिजनेस को चला कौन रहा है, मिस्टर पप्पू अकेले चला रहे हैं, तो इसलिए इन्हीं को पकड़ा जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही। ये चीज क्लियर हो गई आपको, बहुत बढ़िया। तो इसलिए लॉ, कानून की नजर में सोल प्रोप्राइटर को और उसके बिजनेस को अलग अलग नहीं माना जाता, सिर्फ एक ही इंसान माना जाता है, जो बिजनेस चला रहा है वही उसका मालिक है, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको चीज क्लियर हो गया। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं जरा आपको दिखा देता हूं। इन द आइज ऑफ लॉ,
नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, ठीक है, उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, देयरफॉर ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये आपको चीज समझ आ गई। लेकिन यही चीज हम जब कंपनी के केस में जाएंगे ना तो अलग चीज हो जाएगी, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नो सेपरेट एंटिटी। ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी पढ़ा था ना ऊपर हमने सोल प्रोप्राइटर केस में, और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे फीचर्स का, वो क्या है बच्चों, एक बार रीड करेंगे। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या है बच्चों, देखो मान के चलो मैं ये अकेला मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ठीक है, और कोई टीचर इस चैनल पर नहीं आता, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो अकेला बिजनेस चलाते हैं, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए, अगर उनको जेल हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, वो पागल हो जाए, तो बिजनेस और कौन चलाएगा? बिजनेस और कोई नहीं चला पाएगा, शटर पे ताला लग जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो इन केस किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है, उसको जेल हो जाती है, उसका हाथ पांव टूट जाते हैं, तो उस केस में जब वो घर पे बैठेगा तो बिजनेस कौन चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा, बिजनेस बंद पड़ जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ गई? तो मतलब अगर प्रोप्राइटर जिंदा है, प्रोप्राइटर काम कर सकता है, तभी बिजनेस चलेगा। अगर प्रोप्राइटर काम नहीं कर पाता किसी भी कारणवश, तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? अब बच्चे बोलेंगे सर मेरे पापा सिंगल हो रहे, मैं चले जाऊंगा, तो बेटा आप उनके पापा के बिहाफ भी तो काम कर रहे हो ना। अब आप वो बिजनेस को चला रहे हो, वो बिजनेस बंद हो गया, ये समझ में आ रहे हो? अब आप पापा की जगह पे आप आ गए, फॉर एग्जाम्पल बुरा बाय गॉड ग्रेस मान के चलो पिताजी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनकी जगह पे आप आ गए, तो पिताजी वाला बिजनेस बंद, अब आपका नया बिजनेस चालू हो गया। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हो गई? तो यही चीज इसके अंदर बात हो रही है। रिप्रेजेंटेटिव 2 दिन के लिए आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, लेकिन अगर वो पर्सन परमानेंटली गायब हो गया, परमानेंटली कुछ हो दिक्कत हो गई, तो फिर वो बिजनेस बंद होकर मतलब कागजों में वो बिजनेस बंद हो जाता है और नया बिजनेस चालू हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। एक बार पढ़ लेते हैं। द सेल ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ, इंसैनिटी मतलब पागल हो जाना, imprisonment, physical alignment, bankruptcy will have a direct impact on the business and may cause the closure of business। मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद ही हो जाएगा, हो सकता है डेथ के केस में परमानेंट बंद हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन बाकी केस में उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आके चला सकता है। या कुछ चीज समझ में आ गई? वेल एंड गुड। ये मैं आपको बहुत डिटेल में जानबूझ के इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए बच्चों, बिजनेस करना है हमने, सिर्फ एग्जाम नहीं देने, सिर्फ बिजनेस करना है हमको, तो हर एक चीज हमको डिटेल में पता होनी चाहिए, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मेरिट्स की। मेरिट्स का मतलब क्या है कि ये बिजनेस करने में फायदा क्या है, आपको अकेले बिजनेस करने में क्या क्या फायदा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों फायदा क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन का मेकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? आप अकेला बिजनेस कर रहे हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यू आर द सिंगल ओनर। आप सजेशन ले सकते हो अपने डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको पूछना ही पूछना है। यू आर द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस एंड यू आर द सोल पर्सन हु विल टेक ऑल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई टालम टोली नहीं होगी, जब मन आएगा तब वो आप डिसीजन ले लोगे। तो पढ़ते हैं, अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉयज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बिजनेस मेकिंग डिसीजन, फर्दर डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर। मतलब आप किसी से और कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। दूसरा पॉइंट है बच्चों कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो कभी कभार क्या होता है आपके बिजनेस में कुछ ऐसी बातें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, हाँ या ना, बीइंग अ ओनर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सामान कहाँ से लाता हूँ, प्रॉफिट का मार्जिन कितना होता है, अच्छा सेल कितने की हो रही है, खर्चा कितना हो रहा है, तो ये सारी बातें ना किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। कोई दोस्त हो गया करना पसंद नहीं करते, वरना पता चल लग जाएगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, फिर बोलेगा ओहो बड़े लोग, ऐसे करने हरकतें करना चालू कर देगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो आप किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो इस केस के अंदर आपकी जो सीक्रेसी होती है वो 100% मेंटेन रहती है। कोई भी कानून नहीं कहता कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के संग शेयर करो। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो ये हमारी बात इस पॉइंट के अंदर हो रही है। एक बार रीड कर लेते हैं। सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एनेबल्स द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी। मतलब उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है और उसको शेयर करने की जरूरत भी नहीं होती। आगे डायरेक्ट इंसेंटिव्स। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? फायदा बता रहा हूं, देखो जो फायदे हैं ना और जो नुकसान है वो फीचर्स में से निकलते हैं। फायदे और नुकसान
फीचर में से निकलते हैं, ये बोल रहा है सारा का सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, नुकसान भी होगा तो किसको मिलेगा, इसी को मिलेगा। तो नुकसान वाला डीमेरिट में चले जाएगा, फायदा वाला एडवांटेज में आ गया। फीचर से ही हमने एडवांटेज बना दी, फीचर से हमने डिसएडवांटेजेस बना दी, लिमिटेशन बना दी। तो एक बार रीड कर लेते हैं। द सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप द बेनिफिट्स of his or efforts because he is the sole recipient of all the profits। उसको शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा का सारा प्रॉफिट उसी का होगा। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों सेंस ऑफ कंप्लिशमेंट। सेंस ऑफ कंप्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप अकेले काम कर रहे होते हो, सारे डिसीजन लेते हो, सब चीज के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यार मैंने कुछ किया है, मेरा बिजनेस है, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो यही हम पर यहाँ पर बात हो रही है। एक बार रीड करते हैं बच्चों। देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, आपको पता है कि आप ही पर्सन हो जो बिजनेस की सक्सेसफुल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जो आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बच्चों, जो सेल्फ कंप्लिशमेंट होता है, जो फीलिंग आती है कि यार मैंने कुछ अचीव किया है, वो अलग ही लेवल की होती है। ये चीज क्लियर हो गया। और फिफ्थ पॉइंट बच्चों पढ़ेंगे इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। बेटा बच्चों वही वाली पहला ही फीचर पढ़ा था हमने, फॉर्मेशन क्लोजर, और वही बात इन्होंने यहां पर बोली है कि आप बहुत ही मिनिमम लीगल चार्जेस के तौर पर आप अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई सेंसिटिव बिजनेस हो, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, इजीली बिजनेस चालू हो जाता है और इजीली बिजनेस बंद हो जाता है। एक बार रीड करके फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। एन इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू अ बिजनेस विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। मतलब मिनिमम चीज से आप काम आ जाते हो, कोई भी अलग से कानून इसके ऊपर नहीं है। इट इज इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू क्लोज एज पर द विश ऑफ द ओनर। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा इसके बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है इसके बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़ लिए, उसके डीमेरिट्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए बल्कि। अब हम देखने वाले हैं बच्चों क्या नुकसान है, क्या नुकसान है अगर आप सिर्फ अकेले बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, अभी वो पढ़ लेते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, मैंने बोला मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार बच्चों पढ़ते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, अगर अकेले काम कर रहे हो, अकेले ओनर है, तो कुछ ना कुछ तो फायदे हैं तो बेटा नुकसान तो होंगे ही ना, प्लस है तो माइनस तो होगा ही है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला जो हमारा आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो आप अकेले इंसान काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, क्या अंबानी हो क्या आप? अंबानी तो नहीं हो आप शर्मा हो, वर्मा हो, ठाकुर हो, त्यागी हो, पंडित हो, शर्मा हो कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हो आप, बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होता है, जब आप अकेले इंसान काम कर रहे होते हो तो आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। और ज्यादा पैसा होता है बेटा आप सोल प्रोप्राइटर नहीं चला रहे हो तो कोई बड़ी कंपनी चला रहे होते, हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो अब जब छोटे आप बिजनेस लेवल पे करते हो उतना पैसा ज्यादा होता नहीं, तो आपके पास पैसों की कमी है, आप बिजनेस ज्यादा बड़ा एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। हाँ सर बैंक से लोन ले लेंगे, बेटा बैंक आपको लोन दे देगा, ठीक है, कितना लोन देगा, करोड़ का, 2 करोड़ का, नहीं दे पाएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये बहुत लिमिटेशन आ जाती है कि बैंक भी आपको लिमिटेड फंड्स ही देगा, क्योंकि आप सिंगल ओनर हो, आप टपक गए तो क्या हुआ, पैसा कौन लौटाएगा? ये चीज समझ आ रही है? तो सिंगल ओनर को पैसा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और दूसरा ये आपके पास कम पैसा होता है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसा बहुत चाहिए होता है, और बीइंग अ सिंगल ओनर आपके पास पैसा लिमिटेड होता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो एक बार रीड करते हैं, रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड। जूम कर देता हूं बच्चों। रिसोर्सेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अदर्स। और भी सी बात है, कितनी करोगे, या तो बोरो करोगे पैसा या अपनी पर्सनल सेविंग होगी। बैंक्स भी उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते हैं, इसलिए आप बिजनेस को ग्रो नहीं करा पाते हो, वो इसलिए वो जनरली स्मॉल रह जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। बच्चों मैंने आपको वही वाली बात बोली थी अभी जो हमने फीचर्स में देखी थी, अगर आपकी डेथ हो गई, आप पागल हो गए, आपको जेल हो गई, परमानेंटली डिसेबल हो गए, उस केस में आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा और बंद भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई? तो वही वही वाली बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है, द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, सो डेथ, इंसैनिटी मतलब पागलपन, इम्प्रिजन मतलब जेल, फिजिकल अलाइन मतलब कोई फिजिकली कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, या बैंकरप्सी मतलब लुट गए, बर्बाद हो गए पैसों के मामलों में, तो आपका बिजनेस अफेक्ट होगा और क्लोज हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तीसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा ये तो हमने बहुत अच्छे से समझा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का बच्चों मतलब क्या होता है कि अगर आपके बिजनेस के असेट्स कम पड़ जाते हैं लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए,
तो आपकी घर की प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है या बिकेगी। ऑब्वियस सी बात है, बिकेगी अगर आपके एसेट्स कम पड़ जाते हैं तो। ये चीज समझ आ गई। वही बात इन्होंने यहां पर लिखी, एक बार रीड कर लेते हैं। A major disadvantage of sole proprietorship is that the owner has the unlimited liability. If the business fails, and creditor can recover amount not only from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. ये चीज समझ में आ गई? सही है, तो बहुत अच्छे से आ गई। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके बाद लास्ट लिमिटेशन, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखो आप अकेले बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस अकेले चला रहे हो, पैसा होता तो ऑब्वियसली बात है बड़ा बिजनेस कर लेते, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो छोटा बिजनेस आप चलाओगे तो कितने एम्प्लॉय रख लोगे? 1 2 3, हाँ है ना, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अकाउंट बिजनेस के अंदर हमको अकाउंट्स भी संभालने होते हैं, बिल्कुल सही। हमको सेल्स भी संभालनी है, बिल्कुल सही। हमको परचेज भी संभालनी है, बिल्कुल सही। क्या आप सारी चीजों में एक्सपर्ट हो? क्या आप सारी चीजों में एक्सपर्ट हो? सर मैं परचेज और सेल में एक्सपर्ट हूँ, अकाउंटिंग मेरे को उतने अच्छे से नहीं आती। मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना बच्चों। सारे डिसीजन आपके 100% परफेक्ट जाते हैं, कुछ ना कुछ कभी गड़बड़ हो जाती है। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी कभार तो हो ही जाती है। तो यही बात इन्होंने बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सिंगल पर्सन ही सारे डिसीजन अकेले अकेले ले रहा है, तो जरूरी नहीं है, यह बहुत एक्सेप्शनल केस होगा, बल्कि जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजों में एकदम 100% बेहतर हो, उसको सारी चीजें परफेक्ट आती हो, है ना। तो इस केस में आपकी जो मैनेजरियल एबिलिटी, बिजनेस को मैनेज करने की जो एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो जाती है। कुछ एरिया में आप बहुत अच्छे हो, कुछ एरिया में आप थोड़े से कच्चे हो। तो वही वाली बात इन्होंने यहाँ पर बोली है, और उस चीज के लिए आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, लेकिन आपके उतने पैसे होते नहीं है सोल प्रोप्राइटर के पास कि वो एम्प्लॉयज को ज्यादा एम्प्लॉयज को रख पाए। ऑफिस बॉय या जो नॉर्मल सामान दिखाने वाले बॉयज तो होते हैं, लेकिन अच्छे खासे मैनेजर लेवल बहुत ही कम होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो एक बार रीड कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पर एंड। The owner has to assume that the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, मतलब वही जो बात मैंने आपको बताई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद संभालनी पड़ती है, चाहे परचेज करनी हो, चाहे सेल की हो, अकाउंट्स की हो, ठीक है। इट इज रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल इन ऑल दीज एरियाज, मतलब बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसा इंसान मिलता है जो सारे एरियाज में अच्छा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सारे डिसीजन बैलेंस्ड नहीं होंगे, और क्योंकि पैसा कम होता है इसलिए आप ज्यादा एम्प्लॉय भी नहीं रख पाते हो। तो बस ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पूरा डिस्कस कर लिया डिटेल के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा आसानी से चालू, आसानी से बंद, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सारा रिस्क उसी का होता है, कंट्रोल सारा उसी का होता है, कानून की नजर में वो सब बिजनेस एक ही है, और मर गया, टूट फूट गया तो बिजनेस बंद हो सकता है। मेरिट्स क्या थे? डिसीजन तुरंत हो सकता है, सारी इंफॉर्मेशन खुद के पास रहेगी, सारा का सारा फायदा भी उसका, इनकॉम्प्लीशन वाली फीलिंग आती है मेरा बिजनेस है मैंने चलाया है, और आसानी से चालू आसानी से बंद हो जाता है। और लास्ट बच्चों हमने लिमिटेशन देखी, कम पैसा, लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और मैनेजर एबिलिटी भी लिमिटेड होती है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आपको मजा आया होगा, आपको पता लग गया होगा कि अकेले बिजनेस करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उस हिसाब से हम आगे चल के अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाएंगे। कल जो है हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, कि वो क्या बिजनेस होता है, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।